क्यों किस्मत को कोसे, खाओ कुल्हड़ में समोसे। आइए आइए खाइए मिनी समोसे, मोनू के मिनी समोसे। कुल्हड़ समोसे वाला। वीरगंज नाम के एक गांव में मोनू अपने परिवार के साथ रहता था। मोनू का परिवार हमेशा से ही समोसे बेचकर अपना घर चलाया करता था। उनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी, पर मंगेश को जुआ खेलने की बुरी लत लग गई थी, जिस कारण वो काम काज सब बंद कर रोड पर पड़ा रहने लगा। ए छिबरी, कहाँ उसके रेडी है? चल जा, मेरे लिए कुछ बना कर ले गया। आप फिर पी कर आ गए। इस तरह आप जुए में सब कुछ उड़ाते रहेंगे तो हम सब रोड पर आ जाएंगे। जो समोसा दुकान पूरे वीरगंज में जाना जाता था, आज उस दुकान को बंद हुए 3 साल होने आ गए हैं। खाते खाते तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। अपनी नहीं तो कम से कम मोनू के बारे में तो सोचिए। वो मोनू, तूने उसे एमबीए करने भेजा है ना? यहाँ रहता तो किसी मैकेनिक के यहाँ उसे काम पर लगा देता, मैं पैसा कमा कर लाता। न जाने शहर जाकर कौन सा एमबीए कर रहा है। मोनू बचपन से ही कुछ बड़ा करना चाहता था, इसीलिए जमींदार के पास अपनी जमीन गिरवी रखकर छिबरी ने उसे शहर भेज दिया था। पर उसे क्या पता था कि मंगेश इस तरह कामकाज छोड़कर घर पर पड़ा रहने लगेगा। दुखी होकर छिबरी सभी बात फोन पर मोनू से बताती है। ये मसला तो बिगड़ता जा रहा है माँ। मैं तुझे खुशखबरी देने वाला था कि मेरी नौकरी लग गई थी, पर अब लगता है पिताजी को संभालना ज्यादा जरूरी है। मैं कल ही वापस गांव आ रहा हूँ माँ। मोनू वापस से अपनी पुश्तैनी दुकान की जगह की सफाई कर वहाँ टेबल चेयर लगाकर फिर से काम शुरू करता है और समोसा बनाने अपने पिता को ही बैठाता है। ये सब तूने शुरू किया। ये मेरी जगह हुआ करती थी। पूरे गांव को अपने हाथों से समोसे खिलाए हैं मैंने। कहाँ मैं नशे में पड़ गया था मोनू, अब से वो सब फिर से नहीं होगा। मंगेश को फिर अपनी जगह पर देख वैभव का दिमाग हिल जाता है। अगर ये मंगेश फिर से अपनी दुकान शुरू कर देगा तब तो हमारे पास कोई नहीं आएगा। बड़ी मुश्किल से इसे जुए के दलदल में ढकेल कर खुद की कमाई का जरिया शुरू किया था। अब फिर से भुखमारी के दिन ना आ जाए। धीरे धीरे मंगेश की दुकान फिर से चल पड़ती है। मंगू अपनी नौकरी छोड़ दुकान पर ही रहता और ग्राहकों को समोसा परोसता, पर ये वैभव को कहाँ गवारा था। एक दिन वो रात को छिपकर मंगेश को समोसे का मसाला बनाते हुए देख लेता है और ठीक वैसा ही मसाला तैयार कर अगले दिन उससे कम दाम में समोसा बेचना शुरू कर देता है। आज ही आवा 8 रुपया का समोसा 5 में खावा। वही स्वाद और दाम कम, ये देखकर सभी मंगेश की दुकान को छोड़ वैभव के दुकान से ही समोसा लेना शुरू कर देते हैं। देख लिया ना भाई मंगेश, क्या फायदा इस धंधे का। चल, हमारा अड्डा आज भी तुझे ही ढूंढ रहा है। अरे अरे, कहाँ ले जा रहे हो आप मेरे पापा को? अबे 2 फुट के इंसान, तू रोकेगा इसे? कल्लू मोनू से झड़प कर लेता है और अपने बाकी साथियों के साथ मंगेश को फिर से जुए के अड्डे पर ले जाता है। इस तरह से कैसे चलेगा? पापा फिर से उसी रास्ते में बढ़ने लगे हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब ये एमबीए बेचेगा समोसा। मोनू अगले दिन समोसे का दुकान फिर से शुरू करता है, पर एक ट्विस्ट के साथ। क्यों किस्मत को कोसे, खाओ कुल्हड़ में समोसे। आइए आइए खाइए मिनी समोसे, मोनू के मिनी समोसे। मोनू एक कुल्हड़ में नीचे चाय और ऊपर मिनी समोसे का एक कॉम्बो तैयार करता है, जिसे देख लोग उसकी दुकान की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अरे मोनू बिटवा, जरा खिलाना तो। कौन सा कुल्हड़ चाय बेच रहे हो? मोनू मिनी समोसे तलकर उसके एक कुल्हड़ में चाय के साथ कस्टमर को देता है। अरे ई का भला है, ये समोसा है या मुंह को स्वादिष्ट करने का जादुई नुस्खा? दिल खुश हो गया बेटा, मैं सभी को तुम्हारी दुकान पर भेजता हूँ अभी। मोनू का आइडिया बड़ा ही अलग और अनोखा था। कुछ दिनों बाद उसके दुकान के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक आदमी उतरकर मोनू के कुल्हड़ समोसे खाने के बाद उससे पूछता है, ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? इतना अलग। मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ आपके इस सोच से। एक्चुअली मैं एक रिपोर्टर हूँ, मुझे न्यूज में मिल जाएगी। एक्चुअली आई एम एन MBA फ्रॉम दिल्ली। मेरे पिता को जुए और शराब की लत लग गई थी। उस लत से उन्हें निकालने के लिए ये MBA हलवाई बन गया। MBA कुल्हड़ चाय वाला मिल गया मुझे। ये टाइटल से हमारी न्यूज बहुत चलेगी। उसी रात प्रकाश मोनू की पूरी जीवन गाथा को लिखकर पेपर में छपवा देता है
और MBA चाय वाला सुर्खियों में छा जाता है। अगले दिन सभी टीवी चैनल वाली की भीड़ मोनू की दुकान पर लग जाती है। मोनू ने सभी बातें प्रकाश को बताई थी, जिस कारण पुलिस वालों को कल्लू के जुए के अड्डे का पता चल जाता है और कल्लू के साथ साथ उसके साथी पकड़े जाते हैं। ये सब मेरा धंधा नहीं है साहब, वो वैभव सेठ की करनी है ये। पुलिस वैभव के साथ साथ कल्लू को गिरफ्तार कर लेती है। मंगेश के पछतावे की कोई सीमा नहीं रहती। वो सभी से माफी मांगकर मोनू से कहता है, अब ये मोनू MBA कुल्हड़ चाय वाले की दुकान पर मुझे काम करने को मिलेगा ना पिताजी? मोनू मंगेश के गले लग जाता है और दोनों बाप बेटे दुकान के काम पर फिर से लग जाते हैं। अंडा पफ वाले की सफलता। अरे मेरे पैसे? क्या हुआ बापू? किसी ने जेब पर हाथ साफ कर लिया बेटी। ये शहर है या चोरों का अड्डा? अब क्या होगा? श्याम कई साल पहले मजदूरी करने के लिए अपनी बेटी साक्षी के साथ गांव से शहर में आया था। उसकी पत्नी सरिता के दिल के ऑपरेशन के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। मुझे बचा लो जी, मैं अभी जीना चाहती हूँ। मैं साक्षी बेटी की शादी देखे बिना मरना नहीं चाहती। तुम घबराओ मत सरिता, मैं और साक्षी शहर पैसा कमाने जा रहे हैं और कुछ ही दिनों में पैसा कमाकर तेरा ऑपरेशन करा देंगे और तू ठीक हो जाएगी। हाँ माँ, बस थोड़ा सब्र और कर ले। शहर आकर बेटी मेला देखने की जिद करने लगती है तो श्याम उसे मेला दिखाने के लिए मजबूर हो जाता है, मगर मेले में आते ही किसी ने उसकी जेब काट ली और वो चीखने चिल्लाने लगा। अब क्या होगा बेटी साक्षी, हमारे पास तो मौसी के घर जाने तक का किराया नहीं बचा। तभी वहाँ धनीराम नाम का आदमी आता है और बोलता है, शहर में यही होता है भाई, जरा संभल कर रहा कीजिए। पर अब क्या करे साहब, जेब में तो एक फूटी कौड़ी नहीं बची, ऊपर से कोई काम काज भी अभी तक हाथ नहीं लगा है। यहाँ किसके पास रहते हो? अपनी एक मौसी यहाँ रहती है, उन्हीं के पास रहकर कोई काम ढूंढ रहे हैं। धनीराम को श्याम का आचार व्यवहार अच्छा लगता है और इसीलिए उसे अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए बोलता है, तो फिर समझो तुम्हें काम भी मिल गया। ये लो मेरी दुकान का पता, कल 11 बजे आ जाना, मैं तुम्हें अपनी दुकान पर नौकर रख लूंगा। धनीराम सेठ की बड़े बाजार में जूतों की दुकान थी। श्याम ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से कुछ ही दिनों में धनीराम का दिल जीत लिया। एक दिन धनीराम श्याम से बोलता है, अरे श्याम, आज तो अंडा पफ खाने का मन है भाई, ये ले पैसे और जाकर अंडा पफ लेकर आ। अभी ले आता हूँ सेठ जी। श्याम अंडा पफ ले आया और धनीराम ने अपने साथ साथ उसे भी अंडा पफ खाने को दिए तो श्याम अंडा पफ चख कर बोला, इनसे ज्यादा लजीज अंडा पफ तो मैं भी बना सकता हूँ। अच्छा, बनाकर दिखाएगा? अरे ऐसा अंडा पफ बनाऊंगा सेठ कि तारीफ करते ना थकोगे। श्याम ने सचमुच ऐसे अंडा पफ बनाए कि धनीराम उनको खाकर तारीफ किए बिना रह न सका। वाह भाई श्यामलाल, तेरे बनाए अंडा पफ खाकर तबीयत हरी हो गई। ऐसे अंडा पफ तो पहले कभी नहीं खाए। तू तो पक्का कारीगर निकला भाई। धनीराम को इतना खुश देखकर श्याम बोला, सेठ जी, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपकी दुकान के सामने अंडा पफ की ठेली लगा लूं। मैं आपको थोड़ा बहुत किराया भी दे दिया करूंगा। किराए की बात सुनकर धनीराम ने सोचा, मेरी दुकान के आगे बहुत सारी जगह खाली पड़ी है, ये मेरे किस काम की? अगर ये इसे किराए पर ले लेगा तो मेरी तो कुछ ना कुछ आमदनी ही होगी। इसी लालच में आकर धनीराम ने उसको ठेली लगाने की इजाजत दे दी और फिर कुछ ही दिनों में श्याम की ठेली पर अंडा पफ खाने वालों की भीड़ उमड़ने लगती है। भाई, तुम ऐसे कौन से मसाले डालते हो जिनसे अंडा पफ इतने लजीज बन जाते हैं? घर पर स्पेशल मसाले बनाता हूँ बहन जी, तभी तो इतने स्वादिष्ट अंडा पफ बनते हैं। बहुत सारी जगहों पर अंडा पफ खाए, पर ऐसे अंडा पफ तो कहीं भी खाने को नहीं मिले। श्याम का काम बहुत अच्छे से चलता देखकर धनीराम के मन में लालच आ जाता है। इसका धंधा ऐसे चलता रहा तो ये मुझसे भी अमीर हो जाएगा। अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद श्याम को अचानक से बीमार सरिता से मिलने के लिए गांव जाना पड़ता है और कई दिनों के बाद जब वो गांव से वापस काम पर लौटता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई और ही आदमी अंडा पफ की ठेली लगाए हुए था। अरे
तुमने यहाँ ठेली क्यों लगाई भाई? यहाँ तो मेरी ठेली लगती थी। तुम यहाँ ठेली कैसे लगा सकते हो भाई? तभी धनीराम बोला, अब यहाँ तुम्हारी ठेली नहीं लगेगी, मैंने अपनी ठेली लगाकर कारीगर रख लिया है, समझा? ऐसा गजब मत ढाओ सेठ, मुझ गरीब के पेट पर लात मारकर क्या मिलेगा आपको? ये कहकर श्याम की नजरें अपनी ठेली को ढूंढने लगी। मेरी ठेली कहाँ है सेठ? उसे तो दे दो। कहाँ से दे दूं? उसे तो तेरी गैर हाजिरी में कमेटी वाले उठा ले गए। ये सुनकर श्याम को बहुत दुख हुआ, मगर श्याम ने हिम्मत नहीं हारी। वो साक्षी से बोला, सेठ के मन में लालच आ गया है बेटी, इसलिए हमें धोखा दे दिया। मगर तू चिंता मत कर, मैंने इनके पास ही एक दुकानदार से बात कर ली है, अब मैं वहाँ पर ठेली लगा लूंगा। उस दिन के बाद श्याम ने वहाँ अंडा पफ बेचना शुरू कर दिया और फिर कुछ ही दिनों में वहाँ भी उसका काम चल पड़ा। वाह भाई श्याम, तुम तो जहाँ जाते हो खाने वाले वहीं चले आते हैं। मेहनत और ईमानदारी से काम करने का यही फल मिलता है भाई। उधर धनीराम सेठ ने अपने अंडा पफ बेचने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए। उसने श्याम से सस्ते दामों में भी अंडा पफ बेचे, मगर फिर भी उसका धंधा पिट गया और वो श्याम का दुश्मन बन गया। इस कमबख्त श्याम के रहते तो मेरा धंधा चल ही नहीं सकता, अब तो इसे यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। अगले ही दिन वो अपने कुछ आदमी श्याम की ठेली पर भेजता है। अबे साले, इतना खराब माल बनाता है और ज्यादा दाम मांगता है, मारो साले को और भगाओ यहाँ से। ये कहकर धनीराम के गुंडे श्याम की जमकर पिटाई करके वहाँ से चंपत हो जाते हैं। श्याम अस्पताल का बिस्तर पकड़ लेता है और अंडा पफ बनाने का काम उसकी बेटी साक्षी को करना पड़ता है। साक्षी श्याम से भी अच्छे अंडे पफ बना लेती थी और इसीलिए श्याम का काम पहले से भी अच्छा चलने लगा। उसके पास नोट बरसने लगे। अम्मा, बापू अब ठीक है और हमने तेरे इलाज के लिए पैसे भी जमा कर लिए हैं। बस कुछ ही रोज में घर आकर तेरा ऑपरेशन करवाएंगे। साक्षी ये कह ही रही होती है कि तभी कुछ लोग उसकी ठेली उठाने के लिए आ जाते हैं। चलो चलो, इस ठेली को उठाओ, ये ठेली आज के बाद यहाँ दिखाई नहीं देनी चाहिए। आप कौन है साहब? दिखाई नहीं देता, नगर निगम के लोग हैं। हम गरीबों पर दया करो साहब, यही हमारी रोजी रोटी है, इसे मत छीनो। हट पीछे, उस धनीराम के होते यहाँ तेरा धंधा नहीं चल सकता। जिस गांव से आए थे वहीं लौट जाओ। साक्षी रोती रह जाती है और नगर निगम वाले श्याम के इस ठेले को भी उठाकर ले जाते हैं और उसी समय श्याम भी वहाँ पर पहुँच जाता है। बाबू, हमारी ये ठेली भी चली गई। मैं जानता हूँ बेटी कि ये सब धनीराम सेठ की करामत है, अब हम यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। चलो बापू, जिस काम के लिए शहर आए थे वो तो पूरा ही हो गया। माँ के इलाज के लिए तो पैसे जमा ही हो गए ना। घर आकर साक्षी संदूक खोलती है तो उसे पैसों का थैला खाली मिलता है। बापू, गजब हो गया, हमारे सारे पैसे चोरी हो गए। देखो, थैला तो खाली है। हाय राम, ये कैसे हो गया साक्षी? अब तुम्हारी माँ का इलाज कैसे होगा? वो तो मर ही जाएगी। श्याम रोते रोते मौसी के पास जाता है। ये कहकर श्याम रोने लगा और उसकी मौसी की जबान में कुछ बनावटीपन आ गया। वो झूठा दिलासा देते हुए बोली, यहाँ शहर में तो कदम कदम पर चोर, ठग, जेब कतरे घूमते रहते हैं बेटा। किसी ने तेरे पैसे चुरा लिए तो भला इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हें वापस गांव जाना हो तो बताओ, कुछ पैसे मैं दे दूंगी। मौसी की बनावटी बातों से श्याम समझ गया कि पैसे उसी ने चुराए हैं, मगर फिर भी वो चुप ही रहा। इस शहर में इसी के भरोसे आया था और इसने ही माँ बनकर मेरा और मेरी बेटी का पूरा ख्याल भी रखा था। अब इस पर चोरी का इल्जाम लगाऊंगा तो 10 आदमी मुझे ही बुरा कहेंगे, इसलिए चुप रहने में ही फायदा है। यही सोचकर श्याम चुप रह गया, मगर उसका दिल टूट चुका था। उसे शहर से ऊब होने लगी थी, तो वो सोचता है, अब तो गांव लौट जाने में ही भलाई है। साक्षी की माँ का इलाज तो ना करा सका, कम से कम उसके मरने पर उसकी चिता को आग तो अपने हाथों से दे ही दूंगा। यही सोचकर श्याम और साक्षी गांव के लिए वापस चल दिए, मगर रास्ते में फिर से वही सालाना मेला लगा था और जब वो वहाँ से गुजरे तो अचानक साक्षी की नजर एक बैनर पर पड़ी और खुशी से उछल पड़ी। बापू, उस बैनर को देखो। श्याम बैनर पढ़ने लगा। इस साल का सबसे बड़ा कुकिंग कंटेस्ट
प्रथम स्थान पाने वाले को 10 लाख का पुरस्कार। ये देखकर अचानक ही श्याम की निराशा आशा में बदल गई। साक्षी बेटी, तुझे इस कुकिंग कंटेस्ट में भाग जरूर लेना चाहिए। अगर तू ये इनाम पाने में सफल रही तो समझ ले हम दम तोड़ती तेरी माँ और अपने सपने दोनों को जिंदा रख पाएंगे। बापू घबराओ मत, मैं ये पुरस्कार जीत कर ही दिखाऊंगी। यही सोचकर श्याम वापस मुड़ गया और फिर साक्षी ने उस कुकिंग कॉन्टेस्ट में भाग लिया और वो 10 लाख का पुरस्कार जीतने में सफल हुई। इस तरह सरिता का इलाज भी हो गया और श्याम का अंडा पफ का बिजनेस भी पहले से बढ़िया चलने लगा। उधर श्याम की बेईमान मौसी को लकवा मार गया और लालची व निर्दयी धनीराम का धंधा धीरे धीरे बंद होकर रह गया।